हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जैसा कि आपको पता था कि हम साइंस का सीरीज शुरू किए थे, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, चाहे 72वां ही बीपीएससी को किसी को देना हो, या कोई भी बिहार एसएससी का एग्जाम देना हो, या कोई भी बिहार का आपको एग्जाम देना है, तो वहाँ से साइंस से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। तो हमने एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी सीरीज शुरू किए थे। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा, पूरा साइंस का हम 11 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। ये लगभग 12वां लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम क्लास 10th का आनुवंशिकता चैप्टर यानी हेरिडिटी को शुरू किए हैं। और इसमें जो भी फैक्ट हम उठाए हैं वो एनसीईआरटी से उठाए हैं, ठीक। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। आनुवंश आनुवंशिकता को यानी हेरिडिटी को हम बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आनुवंशिकता होती क्या है। तो देखिए, जब माता पिता के गुण या लक्षण चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना उसके वंश में पहुंचता है, तो उसी को कहते हैं आनुवंशिकता। माता पिता के गुण या लक्षण, कोई भी गुण हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक गुण हो, यानी माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण या लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे में पहुंचता है, तो उसी को कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो पढ़े आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या होता है, और एक पूछा जाएगा कि आनुवंशिकी क्या होता है यानी जेनेटिक्स क्या होता है। तो देखिए, जिसके मतलब विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं यानी वेरिएशन को और हेरिडिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। ये हेरिडिटी मतलब हुआ कि माता पिता के गुण का ट्रांसफर होना, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स क्या होता है, तो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं यानी हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जेनेटिक्स में हम लिखे थे, आनुवंशिकी में लिखे थे कि आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता तो हम समझ लिए थे कि माता पिता के गुण चाहे शारीरिक या मानसिक जो हो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचना कहलाता है आनुवंशिकता। अब विभिन्नताओं क्या होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, विभिन्नता क्या होता है, इसी को इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। तो एक ही माता पिता के संतान में पाए जाने वाला जो अंतर होता है, जैसे एक ही माता पिता के दो संतान है, ठीक है, तो उन संतानों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी अंतर को कहते हैं विभिन्नता, ठीक है। यानी एक ही माता पिता के संतानों में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को कहते हैं विभिन्नता। कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो विभिन्नता दिखने को मिलता है वो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। कारण लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक। और वही अलैंगिक जनन में जो है बहुत ही कम वेरिएशन देखने के लिए, विभिन्नता देखने के लिए मिलता है, कारण कि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो ये सारा फैक्ट आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। अब आगे चलिए, कुछ ग्रेगर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेगर मेंडल का प्रयोग यानी मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ग्रेगर मेंडल थे यानी मेंडल साहब थे जो थे, वो अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा चुने थे। और मटर के पौधा का जो रासायनिक नाम होता है वो पीसीएम सैटिवम होता है, ठीक है। पीसीएम सैटिवम को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मटर के पौधे का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो पीसीएम सैटिवम होता है। और ग्रेगर मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का पौधा ही चुने थे। तो मटर का पौधा ही क्यों चुने थे, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो तीन इसके मुख्य कारण है। पहला कि इसके जो कॉन्ट्रेस्टिक प्रॉपर्टी जो होता है यानी विपरीत जो लक्षण होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है। जैसे लंबा है कि छोटा है, बौना है, गोल है कि झुरीदार है, बैंगनी कलर का है कि सफेद कलर का है, मतलब आसानी से इसके विपरीत लक्षण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इस कारण से चुने थे। और दूसरा कि इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम इसके एक से दूसरे जनरेशन के बारे में आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। और तीसरा, इसको नेचुरल रूप से जो है ना हम स्वपरागकन होता है इसमें, माने कि प्राकृतिक रूप से इसके अंदर स्वपरागकन होता है, माने सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और वही कृत्रिम रूप से हम इसके अंदर पर परागकन भी करवा सकते हैं, ठीक। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसका तीन मुख्य कारण था मटर के पौधे चुनने के पीछे। इसके विपरीत लक्षण आसानी से दिखाई देता है, और इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, और इसमें प्राकृतिक रूप से जो है वो स्वपरागकन होता है यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जबकि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियली रूप से हम
क्रॉस पोलिनेशन यानी पर्ग परागकण जो है आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, देखिए दोनों के लिए हम बता रहे हैं, हिंदी वाले के लिए लिख दिए, इंग्लिश वाले के लिए बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मेंडल द्वारा जो है ना, मेंडल जैसे कि 7 विपरीत लक्षण उसमें चुने थे। ठीक है, मेंडल के द्वारा 7 विपरीत लक्षण चुना गया था, कॉन्ट्रेस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें से कुछ मुख्य लक्षण हम लिखे, सातों नहीं लिखे, कुछ मुख्य लक्षण लिखे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। जैसे पौधे के लंबाई पहला लक्षण हो गया, जिसमें कुछ पौधे लंबा होता है, तो ये जो लंबा होता है इसको कहते हैं प्रभावी में लंबा हो जाता है, और अप्रभावी में जिसको रिसेसिव कहते हैं उसमें बौना हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पौधे का लंबा या तो लंबा या तो बौना होगा, प्रभावी में लंबा हो जाएगा, अप्रभावी में बौना हो जाएगा। दूसरा बीज का आकार ले लीजिए, तो बीज का आकार अगर प्रभावी में लेंगे तो गोल, और अप्रभावी में लेंगे तो झुड़ीदार। फूल का रंग लेते हैं तो प्रभावी में लेंगे तो बैगनी, और अप्रभावी में लेंगे तो सफेद। और वही बीज का रंग लेते हैं तो प्रभावी में लेंगे तो पीला, और अप्रभावी में लेंगे तो हरा। ठीक, खरी इतना याद रखिए आप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन जहां से बनेगा हम बता देंगे, बस इसको याद रखिए। 7 वो होता है जिसमें से हम 4 महत्वपूर्ण लिए हैं, स्क्रीनशॉट इसको लेके रखिए। अब आगे चलिए अगला पेज की तरफ। अब देखिए मेंडल प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल का प्रयोग में एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया जाता है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है कि मतलब एक संकर क्रॉस में क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, कि इसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया जाता है। मतलब कि एक जोड़ी कहने का मतलब लंबा और छोटा, यही वाला। जैसे लंबाई में, लंबा में टी, लंबा को कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और बौना को स्मॉल टी और स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं, और इसके द्वारा जो है ना ये अध्ययन करते हैं। तो इसमें जब क्या किया जाता है कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, लंबा और बौना के बीच में जब क्या किया जाता है कि हाथी एक संकर क्रॉस किया जाता है, तो इसमें जो है क्या मिलता है, तो जो पहली जो पीढ़ी होता है ना, इसमें पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल में वो सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं। यानी सिंपल सा भाषा में कहे तो एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया जाता है, और लंबा और बौना लिया जाता है। और इसमें जब इसको जो है क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी में सबके सब पौधा कैसे मिलते हैं, लंबा। अब जब दूसरी पीढ़ी होता है, तो दूसरी पीढ़ी में F1 पौधे के को स्वपरागण करवाया जाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। F1 पीढ़ी में जो भी मिलता है ना उस सबको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो इसमें जो है ना क्या होता है, देखिए इसमें ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसमें जो फिनोटाइप रेशियो मतलब बाहर से हम देख सकते हैं, तो तीन टोटल मिलता है लंबा और एक मिलता है बौना। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 होता है। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 होता है। माने कि एगो तो पूरा लंबा मिलता है, एगो लंबा टीटी मिलता है और स्मॉल टीटी मिलता है। यानी रेशियो याद रखिएगा। ठीक है, कि एक संकर क्रॉस में यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी होता है ना, F2 पीढ़ी में जब सब परागकण करवाया जाता है यानी सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है, तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 होता है। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अभी हाल फिलहाल मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ समय जो है ना पहले बीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें फिनोटाइपिक रेशियो पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा आ जाइए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में यानी कि द्विसंकर क्रॉस में, तो इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे बीज का आकार और रंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 जोड़ी, उसमें था कि एक संकर क्रॉस में जो है ना एक जोड़ी विपरीत लक्षण से अध्ययन किया जाता है, इसमें 2 जोड़ी से किया जाता है। जैसे कि बीज का आकार और रंग को ले लिया जाता है। अब इसमें याद रखेगा ना कि F2E जो हम लिखे है ना वही चीज याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं याद रखना है। इसमें F2 पीढ़ी का जो रेशियो होता है जिसको फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, 9:3:1 होता है, 9:3:1 होता है। ठीक है, जिसमें 9 गो जो होता है ना वो गोल और पीला होता है। ठीक है, बीज का आकार गोल होता है और रंग जो होता है पीला होता है, ऐसे करके 3 गोल और हरे होते हैं, और 3 रेशियो झुड़ीदार और पीले का होता है, और 1 रेशियो झुड़ीदार और हरा का होता है। ये जो है ना मध्य निषेध के एग्जाम में अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले ही हुआ था, 14 तारीख वाला के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी होता है उसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, तो 9:3:1 होता है, 3:3:1 होता है। ये वाला याद रखिए किसका क्या होता है, तो 9 होता है गोले पीले, 3 होता है गोल हरे, और 3 होता है झुड़ीदार पीले, और 1 होता है झुड़ीदार हरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
अगला है कि मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है। तो देखिए टोटल जो मनुष्य होता है ना, वो मनुष्य में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोजोम इसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो जो ह्यूमंस होता है इसमें टोटल 23 पेयर्स जो है ना वो क्रोमोजोम पाया जाता है। ये 23 में से लगभग 22 जोड़ा मेल में भी पाया जाता है और 22 जोड़ा फीमेल में भी पाया जाता है, लगभग एक समान पाया जाता है। 22 जोड़ा मेल में और 22 जोड़ा फीमेल में लगभग एक समान पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा जिसको कह सकते हैं, यही 23वां जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है। तो जो 22 जोड़ा मेल और 22 जोड़ा फीमेल में जो सीम होता है उसी को आउटोसोम भी कहते हैं, ठीक है। ये भैया ये फैक्ट याद रखिएगा। और जो 23वां जो जोड़ा है वो लिंग निर्धारण करता है। अब देखिए कैसे करता है, जैसे कि ये प्रक्रिया समझ लीजिए, ये वाला बात में आप समझ लीजिएगा, पहले प्रक्रिया समझ लीजिए। मान लीजिए कि माता के पास हमेशा एक्स क्रोमोजोम होता है, माता के पास हमेशा एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। पिता के अब जो है लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो पिता का क्रोमोजोम डिसाइड करता है। अगर पिता का क्रोमोजोम एक्स है, ठीक, तो माता का भी एक्स पिता का भी एक्स, तो क्रोमोजोम हो गया एक्स एक्स, तो जो संतान होगा वो लड़की होगी, ठीक है। अगर माता का एक्स क्रोमोजोम और पिता का वाई क्रोमोजोम मिल जाता है तो एक्स वाई क्रोमोजोम हो जाएगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, लड़का, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि माता में हमेशा एक्स क्रोमोजोम होता है, लेकिन पिता का क्रोमोजोम डिसाइड करता है लिंग। तो अगर पिता का एक्स क्रोमोजोम है तो एक्स एक्स मिल गया तो डबल एक्स बन के लड़की, और माता का एक्स क्रोमोजोम और पिता का वाई क्रोमोजोम तो एक्स वाई मिल गया तो लड़का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखे, वही चीज लिखे थे कि अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो महिला और एक्स वाई क्रोमोजोम है तो पुरुष, ठीक है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कई बार कि नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी सिद्धांत है वो किसने दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और एक है जीन आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का मूल जो कार्यात्मक इकाई होता है, फंक्शनल जो यूनिट होता है कार्यात्मक का, यानी हेरिडिटरी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन कहलाता है। और जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने दिया था, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।